तो भाई आप लोगों का जो एस्टेट का एग्ज़ाम था पीजीटी फिजिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अभी अपनी आंसर की भी ऑफिशियली रिलीज़ कर दी गई है। अब आप लोगों का जो ध्यान होगा वो कि किस तरह से इसके एग्ज़ाम के अंदर में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनके पीछे कंसेप्ट था और क्या एग्जामिनर ने उनके पीछे अपना जो आइडिया लगाकर ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए। क्या वहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर एप्लीकेबल थी या नहीं थी? क्या लेवल बहुत हाई था? इन सब चीज़ों के आंसर जब आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तब आप लोगों को पता लगेंगे। हालांकि मैं जब पूरा पेपर यहाँ पर एनालिसिस किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर किए हैं उनका इससे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है एज कम्पेयर टू योर एस्टेट। यानी कि एस्टेट जो यहाँ पर आपका पीजीटी फिजिक्स के लिए जो पेपर दिया गया है ना, बिल्कुल बच्चों वाला पेपर आप लोगों को दिया गया है। यानी कि इतने बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर में दिए गए और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए। यानी कि आप ये अगर थोड़ा बहुत भी अपने थ्योरेटिकली प्लस में अपने कंसेप्चुअली तरीके से या फिर न्यूमेरिकल तरीके से विद फॉर्मूला अगर आप लोगों को चीज़ें ध्यान थी तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप लोगों को 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं उनको कंप्लीटली सोल्व करने की टारगेट नहीं रखना है। आपको ये टारगेट रखना है कि मैं कम से कम इसके अंदर में 40 से 45 क्वेश्चन इसके अंदर में अटेम्प्ट कर दूं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इसके अंदर में क्वेश्चंस मिलते हैं भाई आपको मैक्सिमम इसके अंदर में 11th एंड 12th के क्वेश्चंस मिलते हैं। बीएससी लेवल या फिर एमएससी लेवल के आप लोगों के क्वेश्चन इसके अंदर में मिलेंगे, लेकिन उनका लेवल बहुत हाई यहाँ पर रखते हैं। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं इनके लेवल जो वो नेट के बेसिस के ऊपर में रहेंगे। नेट जो बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ज़्यादा इनके लिए सोल्व करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस मैंने किया है और 11-12th का इसके अंदर में जो आप लोग देखेंगे तो लगभग 80 to 85% आप लोग को 11th और 12th के क्वेश्चन ही इसके अंदर में मिले। और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ मेरे को इसके अंदर में ये लगी कि जो कोर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया था, यानी कि फोटोनिक्स चैनल पे जो मैंने आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया था उसके अंदर से 85% क्वेश्चन वही हैं जो मैंने अपने कोर्स के अंदर में कंप्लीट करवाए हुए। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि पूरा थ्योरेटिकली प्लस में न्यूमेरिकली मैंने जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करे थे अपने पूरे कोर्स के अंदर में वहां से 85% क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं। यानी 85% क्वेश्चन मिलने का मतलब है कि 30 से 35 क्वेश्चन जो आपने 11-12th की बात कर रहा हूं मैं, वो 30 से 35 क्वेश्चन आप इजीली उसके अंदर में अटेम्प्ट कर पा रहे थे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने कहा ना कि एस्टेट पीजीटी जो था बिल्कुल बच्चों वाला पेपर था। ये आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन जब यहाँ पर हम कवर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ईजी आप लोगों के लिए पेपर आया था। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या रह जाती है कि आप लोग ना पेपर देख के घबरा जाते हो यार कि पेपर में पता नहीं क्या पूछ लिया, हर क्वेश्चन नया लगने लगता है। रीजन बीइंग कि आप लोग अच्छे से ना उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होते ना तो आप लोगों के सामने ये कभी भी नौबत नहीं आती है। चलिए कोई इशू नहीं है, हम सब चीज़ों को देखेंगे, हर एस्पेक्ट को देखेंगे। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी भाई आप लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने किसी डीएसएसबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एस्टेट जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कोई भी आप अपने टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा पूरा कोर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को नीचे ब्लू स्टिप चल रही है उसके अंदर में भी मिलेगा। और साथ ही मैं आप लोग को बता देता हूँ 9416878402 ये नंबर है। यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप पूरे कोर्स की रिगार्डिंग जानकारी जान सकते हैं। चाहे आपका पीजीटी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जैसा मैंने बताया कि 85% क्वेश्चन वही आए हैं जो कि हमने अपने चैनल के ऊपर में करवाए थे, अपने वीडियोस के अंदर में करवाए थे। मैं पूरे कोर्स की भी आपको स्नैप्स दिखाऊंगा कि कितने कोर्स के अंदर हमने वीडियोस इसके अंदर में डाले हुए हैं। पूरे कोर्स के अंदर में क्या क्या कोर्स का मटेरियल है इसके अंदर में वीडियोस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लस में लाइव क्लासेस होंगी और साथ साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर में अवेलेबल करवाई जाती है। टाइम टू टाइम जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद में हम आप लोगों को इसके लेक्चर्स जो हैं वो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल करवा देते हैं। मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा देते हैं ताकि आप अपने आप को ये फाइंड आउट कर सको कि किस लेवल पर आप अभी अपनी प्रोग्रेस पे पहुंच रहे हो। चलिए बात करता हूं मैं पहले क्वेश्चन को लेकर। इसके अंदर में ये क्वेश्चन जो था आपके बीएससी लेवल का क्वेश्चन था, इसको मैं सोल्व करूंगा लेकिन शुरुआत में आप लोगों के थोड़ा सा एक इजी लेवल से करना चाहूंगा। मैंने कहा था ना आपको कि बीएससी और एमएससी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से नेट लेवल बेसिस पर होते हैं, लेकिन ये भी सोल्व होंगे, इनका घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शुरुआत जो यहाँ पर कर रहे हैं 92 नंबर क्वेश्चन से कर रहा हूं मैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि टू स्पेरिकल बॉल। देखिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। क्योंकि पिछले जो मैंने 2020 के जो पेपर्स थे पीवाईक्यू उसके अंदर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन से घबरा गए तो समझ लो आप लोग अपने जो सोल है
सोल्व करने से बिल्कुल दूर चले जाओगे, क्योंकि स्टेटमेंट ही समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी आप लोगों को इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस जगाना ना वो बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों के दिमाग से वो डर हटाना है मेरे को कि जो पीजीटी है ना भाई, बहुत ईजी पेपर होता है इसका, इतना हार्ड नहीं होता है जितना आप लोगों ने इसको बना रखा है। चलिए बात करता हूँ पहले क्वेश्चन को लेकर। हाँ, कुछ लोग भाई मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने क्या एस्टेट कर रखा है। भाई मैंने एस्टेट नहीं कर रखा है दोस्त, क्योंकि मेरी जो ब्रांच है ना वो मैं इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर में हमारे पास में एस्टेट नहीं होता है, यानी कि मैं बीएड वगैरह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर में मैं 11th और 12th के जितनी भी आप लोगों के आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करवाई है, तो बताया ना कि एस्टेट का जो पेपर आया था बिल्कुल बेसिक लेवल का उसके अंदर में आया था। तो यहाँ से अगर मैं 11th 12th को आपको करवा रहा हूँ तो आईआईटी जेई वालों के लेवल का बहुत हाई होता है, तो आपके इस एग्जाम का लेवल थोड़ा कम था। ठीक है, अगर मैं 11th 12th के क्वेश्चंस की बात करूँ तो एस्टेट मैंने नहीं कर रखा है, साफ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको तरीका आप लोगों को किस तरह से सोचना है वो सारी आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ। क्या आप लोगों को अप्रोच रखनी है, कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैंने अपने कोर्स के अंदर में भी डाली है। और आपने अभी देखा भी होगा, जो ज्वाइन भी किए थे मेरे साथ में, काफी लोगों ने ज्वाइन किया, तो 85% जो टॉपिक था वो वहां से अपना कवर किया गया। चलिए बात करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन को लेकर। इसके अंदर में तो इस तरह के भाई अगर किसी का डाउट है तो डाउट निकाल दो। जो भी कंटेंट यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड मिलेगा। और आप देखते थोड़ा सा इस सिस्टम के अंदर में क्रैश हो गया, नहीं तो मैं आप लोगों का अगर 2 दिन पहले भी आंसर की डालता, और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है बिल्कुल एज इट इज वो की वो आंसर की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली है। कोई भी उसके अंदर में रॉन्ग आंसर हमारा जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उससे कोई भी हमारी मिसमैच नहीं हो रहा था, जो ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर आई है। चलिए बात करूंगा पहले क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 92 91 को मैंने अभी छोड़ा है क्योंकि वो आपका बीएससी लेवल का है, उसको भी मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा इस सेशन के लास्ट में। टू स्पेरिकल न्यूक्लियाई ए एंड बी हैव मास नंबर 216 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। देखो इसके अंदर में सीधा सीधा क्वेश्चन ये कहीं हमारे पास में न्यूक्लियस से पूछा गया है। अब न्यूक्लियस से जब भी पूछा जाता है ना, तो आपको एक फॉर्मूला, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्मूलाज इसके अंदर में दिए गए थे, आप लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर में रिवीजन करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप लोगों को जो प्रोवाइड करता हूं मैं, जो भी हमारे कोर्स मटेरियल के अंदर में जुड़े हुए हैं, जो भी इसे पूरे कोर्स के अंदर में जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं शॉर्ट नोट्स उसके अंदर में प्रोवाइड किए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे उसके अंदर में लिखे हैं। यानी क्विक रीजन आप अपने लास्ट टाइम के अंदर में जब आपका एग्जाम है तो वहां पर आप उनको कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर में, टू स्पेरिकल न्यूक्लियाई ए एंड बी हैव मास नंबर 216 एंड 64। दो हमारे पास में न्यूक्लियस इसके दिए गए हैं जिनके एटॉमिक मास मेरे पास में मास नंबर उन्होंने दे दिए 216 और 64 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो इसका बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि भाई जो हमारे पास में रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का, यानी कि ये रेडियस है, उसके साथ में और एटॉमिक मास जो मेरे पास में होता है उनके बीच में एक रिलेशन होती है, दैट इज एटॉमिक मास 1/3। ये मेरे पास में एक रिलेशन होती है, तो इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। तो यहां पर मेरे पास में पहला जो आइटम दिया गया उसका रेडियस कितना दिया गया, दैट इज आर ए। अगर मैं उसको मान लेता हूं, ये मेरे पास में आर ए मान लिया, दैट इज इक्वल टू 216 दिया गया। और दूसरा आर बी, यानी किसका मेरे पास में एटॉमिक मास नंबर जो दिया गया, दैट इज 64। इन दोनों का रेशियो पूछा गया, कितना सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। तो यहां पर आप लोगों को देखना आर ए बाई आर बी रखना है, बिल्कुल हम आर ए बाई आर बी रख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला एटॉमिक मास के 1/3 आ रहा है, तो मैं यहां पर ये लिख दूं 216 डिवाइडेड बाई 64, और ऊपर इसके कंप्लीटली मैं लगा देता हूं 1/3। ठीक है ना, सभी के साथ, क्योंकि दोनों मैं ए बाई ए लिखूंगा, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर बी का, तो ये आएगा और बाहर मेरे पास में 1/3 हो जाएगा इसके बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में, और आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है कि 3 जो मेरे पास में ये आ रहा है 216 है। 216 किसका मेरे पास में जो होता है क्यूब होता है, ये मेरे पास में 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और नीचे भी ये किसका हो गया, ये मेरे पास में हो गया 4 का क्यूब हो गया, और पूरे के ऊपर में क्या है 1/3 है। अब ये 1/3 है वो सभी के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर जो आपके बाहर आएगा दैट इज इक्वल टू 6/4 आएगा। और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अंदर में बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन के इसके अंदर में क्वेश्चन दिया, जो आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से 3 से कर सकते हैं, ये मेरे पास में 3 हो गया, और नीचे में 2 से कर सकते हैं, तो 3/2, यानी कि आपके पास में जो राइट आंसर आने वाला है दिस क्वेश्चन का, वो मेरे पास में हो गया बी ऑप्शन, यानी कि 3/2 यही है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो दिया गया है वो रेजोनेंस से दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर में है। जो एलसीआर सर्किट हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, आरएलसी सर्किट के नाम से आप लोग जानते हैं, उस सर्किट से इसके अंदर में दिया गया क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अब हम। ठीक है जी, देखो बिल्कुल इजी पेपर आप लोगों का दिया गया है, घबराना नहीं है पेपर को देख के। बार बार मैं वही चीज कहूंगा, जिस दिन आप लोगों के दिमाग से फिजिक्स का, पीजीटी फिजिक्स का जो भूत है दिमाग से निकल जाएगा ना, कि भाई ये बहुत हुआ है या बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है।
आपका चाहे केवीएस का हो, चाहे आपका एनवीएस का हो, चाहे आपके डीएसएसबी के हो, चाहे आर्मी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो यार, हर एग्जाम में आप इन वीडियोस को देख के इजिली क्रैक कर पाएंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और बाकी जो भी डिटेल्स आप लोग को रिक्वायर है वो सारी आप लोग को नीचे जो नंबर दिया गया है उससे जाकर पूछ सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग के अंदर में एक सीरीज आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट आ गया, तो आप लोगों को तीन चीजें इसके अंदर बना लेनी है। यानी कि जब भी आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में, तो तीनों चीजें बना लो। ये मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरे पास में इंडक्टर हो गया, और तीसरा मेरे पास में कैपेसिटर हो गया, यानी कि एक आरएलसी सर्किट हम इसको बोल सकते हैं। ये यहाँ पर नाम कैसे भी देते, घुमा के उल्टा कर दे या फिर सीधा एलसीआर बोल दे, तो हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं, यहाँ पर घुमाने के लिए, थोड़ा डराने के लिए आप लोगों को उसने क्या दे दिया, एलसीआर का नाम दे दिया। ठीक है जी। कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम, बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास में 120 ओम का इसने रेजिस्टेंस दे दिया जी। चलो, हैज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे लोग तो इसको देख के घबरा गए यार कि एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है। भैया आपने ओमेगा का नाम सुना है दोस्त, यही तो होती है, यानी कि 2 पाई एफ, यही तो है मेरे पास में। कितना दिया इसने, 250 रेडियन पर सेकंड मेरे पास में इसका आंसर दिया गया, सॉरी ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी दी गई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हैज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 60 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसने दिया है कि जब ये सर्किट जो है मेरे पास में रेजोनेट हो गया है, यानी कि रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब एक पीक वैल्यू पहुंच जाती है, जब ये मैक्सिमम अपना इफेक्ट दिखाता है। जब हमने आरएलसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़े थे, तो उस कोर्स के अंदर मैंने बताया था कि आरएलसी जब हमारे पास में रेजोनेट हो जाता है, तो मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है, यानी कि वोल्टेज है, वो वहां पर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर में देखते हैं कि मेरे पास में क्या होगा, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 60 वोल्ट, यानी कि इसकी अक्रॉस मेरे पास में कितनी वोल्टेज दी गई है, रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो पहला किसका है, रेजिस्टेंस का है, तो मेरे पास में इसके अक्रॉस 60 वोल्ट हो गई है। अगला कह रहा है कि 40 वोल्ट इसके कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस हो गई है, ये मेरे पास में 40 वोल्ट हो गई है। द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट, ये पूछा है कि जो मेरे पास में इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि बेसिकली इस कैपेसिटर की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। अच्छा जी, अब हमें एक चीज पता है कि ये मेरे पास में सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट के अंदर में अब जो करंट मेरे पास में जाएगा वो क्या रहता है, सेम रहता है। भाई ये कहानी तो आप लोगों को पता होगा ना कि एक सीरीज सर्किट है मेरे पास में, तो सीरीज सर्किट के अंदर में चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे मेरे पास में इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, उसके अंदर में सीरीज के अंदर में करंट जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। जब मैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से मैंने चीजों को कवर अप किया है, वहां पर जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। कुछ डेमो लेक्चर्स भी मैंने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, जिसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन अगर प्रेस करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए डेमो लेक्चर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस लेवल की आप लोगों को टीचिंग करी जाती है। चलिए बात करते हैं कि मेरे पास में करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। ये मेरा एक छोटा सा मुझे एक क्लिक कर गया दिमाग के अंदर में कि भाई वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज से मैं काम चला लूंगा, लेकिन मुझे सीरीज सर्किट है और इसके अक्रॉस में इंडक्टेंस भी निकालना है, तो मुझे अगर इसका आई पता लग जाए तो मैं आराम से इसकी कैलकुलेशन इजिली कर पाऊंगा। अच्छा चलो अब देखते हैं, ये बार बार थोड़ा सा आई के ऊपर में डॉट लग रहा है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं भाई। अच्छा अभी देखो इसके अंदर में आई मेरे पास में क्या फॉर्मूला होगा, आई का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वी बाई आर, ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है। तो वी यहां पर कितना है मेरे पास, यहां पर 60 है, कौन सा 60 लेके चलूंगा मैं, जो मेरे पास में रेजिस्टेंस का, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यूज पता है, यहाँ पर जो है इसका रेजिस्टेंस के बारे में कुछ चीजें मेरे पास में पता है। और नीचे रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास में, 120 आ गया। ठीक है जी, तो यहां से मेरे पास में करंट कितना निकल के आ गया, ये आ गया 0.5 एम्पियर आ गया भाई मेरे पास में। ठीक, अच्छा अभी आगे बात करें कि जो यहाँ पर इंडक्टर होगा इसके अक्रॉस में क्या मेरे पास में, थोड़ा सा इसके अंदर मेरा पेन का ना इशू चल रहा है, कोई नहीं, धीरे धीरे हम इसको कवर अप करते हैं। बार बार ये क्योंकि ये आज सिस्टम जो है नया है, जिसकी वजह से इसके अंदर में सेट नहीं हो पा रहा है। चलो आगे बात करें, 0.5 एम्पियर मेरे पास में ये आ गया। ठीक है जी, अब ये करंट मेरे पास में आ गया, जो करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब यही जो करंट है वो इस इंडक्टर के थ्रू भी जा रहा होगा। अब ये इंडक्टर के थ्रू जा रहा है तो भाई वहां पर कोई ना कोई एक इंडक्टेंस वहां पर बनाएगा। भाई आप लोगों को पता होगा ना कि जब कैपेसिटेंस होगा, जो इनका फॉर्मूला जो होता है, यानी कि इनके हम वाले जो कैपेसिटर की हमारे पास में रेजिस्टेंस की बात करें या फिर इंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात करें, तो इनके अंदर में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर में इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VL, यानी कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज अगर है मेरे पास में VL इसके अक्रॉस है, और यहाँ पर मेरे पास में I है, और इसकी इंडक्टेंस अगर मैं XL से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं VL दैट विल बी इक्वल टू IXL, ये मेरे पास में हो गया। अच्छा ये अब मेरे को इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर में, तो यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं VL मेरे पास में 40 है,
आई मेरे पास में आ गया 0.5 है। और एक्सएल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल कैन बी रिटन एज एल इंटू में ओमेगा। और जब एक्ससी की बात करते हैं यानी कि जो इंडक्टेंस मेरे पास, कैपेसिटेंस मेरे पास में होती है किसकी, रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर होता है उसकी, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ओमेगा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में एल ओमेगा का मैं यूज कर लूंगा। तो एल ओमेगा मेरे पास में क्या आ गया 0.5 और एक्सएल मेरे पास में कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास में एल की वैल्यू मुझे निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, कितनी है भाई 250 यहाँ पर गिवन है। जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.32, क्योंकि जो इंडक्टर होता है उसकी जो हम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो हेनरी के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा मेरे पास में 0.32 हेनरी। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0.32 हेनरी, ये है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेन का इश्यू आ रहा है इसके अंदर में, जो पेन टैब मैं यूज कर रहा हूँ उसमें क्योंकि सिस्टम आज जो है वो नया इसके अंदर में इंस्टॉल किया है, तो थोड़ा सा इश्यू इसके अंदर में आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, देखेंगे इसको भी हम। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है हमारे पास में स्मूथ होती चलेंगी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 94 को लेकर, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी v। देखो इसके अंदर में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या है इसके अंदर में, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, यानी मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है भाई m है। ये मेरे पास में विद इनिशियल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन मेरे पास में दी गई है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई फॉर्म मेरे पास में, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो वो मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इसकी गिवन है v, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आई, यानी कि आई डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मेरे पास में मूव कर रहा है। और यहाँ पर दिया गया v नॉट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉन रिलेविस्टिक एंटर एंड इज नॉन रिलेविस्टिक एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मान लो मेरे पास में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अगर है तो मेरे पास में आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव है तो वहां पर मेरे पास में उसमें इनवर्ड होती हैं जो इसकी फील्ड लाइन्स होती हैं। ये अच्छे से मैंने आप लोगों को इसके अंदर में समझाया। और अगर दोनों मेरे पास में चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं तो जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं, और इस तरह का वो मेरे पास में मूव करती हैं, यानी कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं। जबकि हम मैग्नेटिक लाइंस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस अपने क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। पॉजिटिव टर्मिनल से मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज से वो निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर वो टर्मिनेट हो जाती हैं। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। इसने क्या दिया है, इसकी वैल्यू मेरे पास में दी गई है ई नोट माइनस ई नोट आई, यानी कि अगर मेरे पास में, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी कहानी मेरे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की होती है उसको लेकर बताई मैंने आप लोगों को। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मेरे पास में अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ई नोट आई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास में ये रहेगी, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट दिया गया। ई नोट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, यानी कि ये इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के मतलब रहा मेरे पास में। आई से मुझे पता लग रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है एट टी इक्वल टू 0। अब हम कब देख रहे हैं, जब टी इक्वल टू 0 यानी टाइम मेरे पास में 0 सेकंड पे, जब मैं इनिशियल इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। इफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ जस्ट एट द एंट्री इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा नोट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास में था ये अभी एंटर नहीं किया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे हम, जिसका मास है, जिसका चार्ज है मेरे पास में ई और मास है मेरे पास में एम, तो ये अभी इसके अंदर में एंटर नहीं किया है। एंटर करने से पहले जस्ट इसकी जो वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ मुझे दी गई है, कितनी है वेवलेंथ भाई, ये दिया गया लैम्डा नोट। ध्यान से समझो कि दो चीजें हैं, एक मेरे पास में उसकी इलेक्ट्रॉन दिया गया और एक मेरे पास में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। अब ये कह रहा है कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था वो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एंटर नहीं किया है, लेकिन उसमें एंटर करने से पहले उसके पास में एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है। जब मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा था, जो मेरे पास में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मेरे पास में मैटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर आप लोगों को मैंने समझाया था कि क्या मेरे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है और कैसे हम इसको चेंज करते हैं और क्या क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं। वहां पर बहुत अच्छे से इसके अंदर में डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और ज़्यादा इसके अंदर में हम वर्कआउट नहीं करेंगे। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ होती है उसका जो वैल्यू होता है दैट इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h डिवाइडेड बाई एम वी नोट, इससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अब देखेंगे कि जब मैं बात करूँ t इक्वल टू 0 के ऊपर में, तो t इक्वल टू 0 के ऊपर में मेरे पास में क्या रहने वाला है, t इक्वल टू 0 यानी कि मैं इनिशियली इसकी बात कर रहा हूँ जब ये इसके अंदर में एंटर नहीं किया है उस टाइम की बात करें, तो इसकी जो वेवलेंथ रहेगी दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास में हो गई है और जो इसका मास और ये मेरे पास में इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है जी।
अब बात करें आगे कि जब ये टाइम टी पर बात करेगा, टी इज इक्वल टू टाइम जब मेरे पास में बढ़ गया है तो किस टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये टाइम टी पर उसकी वेवलेंथ की बात कर रहा है। जब ये टी टाइम तक मूव कर गया तो अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भाई, जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, मान लो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके अंदर में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई भी हम इसको मान के चल सकते हैं, चलो भाई मैं ये इलेक्ट्रिक ये करंट जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्शन में मान लेता हूं, और इस डायरेक्शन में जो मेरे पास में आ रहा है ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। जब ये इसके अंदर में एंटर कर गया है तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आएगा। अब वेलोसिटी के अंदर में चेंज आएगा तो मुझे इसका वेलोसिटी निकालना चाहिए, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि मेरे पास में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस में at, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके अपनी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में क्या आएगा, u की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू v नोट मेरे पास में गिवन है। अब एक्सेलेरेशन कहां से लेके आए, एक्सेलेरेशन के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी हमारे पास में जो फोर्स होती है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास में फोर्स लगा रहा है और दूसरा मेरे पास में इसकी जो मैकेनिकल फोर्स लग रही है, यानी कि F इजिकल टू एम में है, और दूसरा मेरे पास में जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा फोर्स को हम क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो मेरे पास में फॉर्मेशन होती है, ये दोनों फोर्स मेरे पास में बराबर होती हैं। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं एम ए इजिकल टू क्यू ई करते हैं तो मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए, यानी कि ए और क्यू ई डिवाइडेड बाई मेरे पास में उसका मास आ जाता है। और ये मेरे पास में ई जो होता है, ये सॉरी यहाँ पर क्यू ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर क्यू ई डिवाइडेड बाई एम हो गया। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर चार्ज कितना दिया गया है उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, दिस इज गिवन एज एक्सेलेरेशन ई डिवाइडेड बाई एम, ये मेरे पास में आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ई मेरे पास में कैपिटल ई यानी कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम हो गया, और यहाँ पर मेरे पास में टी टाइम की बात कर रहा है तो टी हो गया, ये मेरे पास में वी हो गया। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उस बेसिक फॉर्मूला के अंदर में इन वैल्यूज को पुट करना है। तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो लैम्डा होता है, लैम्डा को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एम वी नोट। अच्छा जी, अब इसकी वैल्यूज को पुट करो, बिल्कुल देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसके अंदर में कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ रही है लेकिन सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास में प्लैंक कांस्टेंट h हो चुका है और यहाँ पर m हो गया, और v की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है, v की वैल्यू आई v नोट प्लस में e कैपिटल E डिवाइडेड बाई मेरे पास में मास हो गया, और ये मेरे पास में टाइम हो गया। अब इसके अंदर में थोड़ा सा और फर्दर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्दर सोल्व करने के बाद में मेरे पास में जो वैल्यूज यहाँ पर बचेंगी दैट इज लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई एम वी नोट। इसको मैं और रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरे पास में 1 प्लस में E कैपिटल E डिवाइडेड बाई एम वी नोट इंटू में टी, यानी कि मैंने उसको क्या कर दिया, वी नोट को बाहर इससे निकाल लिया। तो वी नोट को बाहर निकालने के बाद में मेरे पास में क्या बचा, लैम्डा। हम इसको कर सकते हैं लैम्डा नोट डिवाइडेड बाई मेरे पास में क्या बचा, 1 प्लस में ई नोट, और यहाँ पर आ गया एम वी नोट इंटू में टी। ठीक है जी, अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो आप लोग इसके अंदर में पाएंगे कि हमारा जो ऑप्शन बन रहा है, ये जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा था, देखो ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे पास में बेसिक यानी कि जो इनिशियल उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा नोट से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब हमने कहा था कि वो उसके अंदर में एंटर किया ही नहीं है तो उस वेवलेंथ को हमने क्या नाम दिया था, लैम्डा नोट नाम दिया था। तो ये कि इसकी वैल्यू क्या थी, h डिवाइडेड बाई एम वी नोट था। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पुट कर सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम वी नोट को लैम्डा नोट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लैम्डा नोट के बाद में लैम्डा नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस में E, और ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे आ गया एम वी नोट इंटू में टी। अब इसके अंदर में अपने ऑप्शंस को जाकर देखो कि कौन सा मेरे पास में राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस कौन से के अंदर में आ रहा है भाई, 1 प्लस मेरे पास में थर्ड ऑप्शन के अंदर में आ रहा है, और आपके जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डॉट 1 प्लस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिवाइडेड बाई एम वी नोट इंटू में टी। तो क्वेश्चन के अंदर में आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर यूज किया गया है, और उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर जो आया है वो थर्ड ऑप्शन आया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताते चलें कि आपका कोई डाउट तो नहीं रह रहा है इसके अंदर में। अगर डाउट है तो मेरे को ये भी चीज़ें आप लोग क्लियरफाई कर दें भाई, अगर ये कर देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि मैं आगे और चीज़ों को इसके अंदर में स्मूथ बनाता चलूँ, अगर मैं समझ पाऊँ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिया गया बुलियन अलजेब्रा, यानी कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत ही बेसिक दिया गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है इसके अंदर में, द बुलियन एक्सप्रेशन, ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया ए बी
और इसके ऊपर में बार दिया गया है और मेरे पास में ए बार प्लस में बी प्लस में बी बार, ये यहाँ पर दिया गया। वैसे कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर में हमें यूज करनी है, जैसा कि इसके अंदर में आप लोगों को पता होगा कि भाई मेरे पास में अगर ये वैल्यूज हैं यानी कि ए बार प्लस में बी है, तो आप इसको सोल्व करते चलेंगे तो ये मेरे पास में ए बार बी यहाँ पर एज इट इज में रख देता हूँ अभी कुछ देर के लिए। यहाँ से मैं कर सकता हूँ ए बार प्लस में बी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी b प्लस में b आता है तो भाई कोई भी इसके अंदर में, इसका मतलब क्या होता है कि एक की वैल्यू एक है और एक का मतलब 0 है। अगर मान लो b को मैं मान लेता हूँ 1 है तो b बार उसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में 0, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट जो है। और यहाँ पर हम बात करें कि अगर मेरे पास में b की वैल्यू मेरे पास 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाता है, उसका 1 हो जाता है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर में, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो भाई एक अगर 1 है, एक मेरे पास में 0 है, तो फिर भी हमारे पास में सम जो आएगा इनका बुलियन जो हम इसको सम करेंगे यानी कि इनके बिट्स का यहाँ पर सम करेंगे तो भी मेरे पास में 1 आएगा। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ 1। ये मेरे पास में रूल्स भी होते हैं जब हम बुलियन अलजेब्रा इसको सोल्व करते हैं तो b प्लस में यानी कि जो मेरे पास में बिट है और उसका कॉम्प्लीमेंटरी है, जब भी इनको हम जोड़ते हैं तो मेरे पास में 1 आता है। इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ भी था। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास में मॉर्गन लॉज हैं उनके थ्रू हम इनका यूज करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जब भी मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट लगता है तो अगर a डॉट b पर लगा हुआ है तो ये टूट कर बन जाता है प्लस में, यानी कि हम जो मल्टीप्लीकेशन है उसको सम के अंदर में तोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पास में a प्लस में b बार, यानी इंडिविजुअली उनके ऊपर में बार जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ a बार, जो इस वाले को इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास में क्या बन गया है, a बार प्लस में b बार बन गया भाई, ठीक है जी। अच्छा, और अंदर मेरे पास में क्या है, a बार प्लस में b। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस मैं समझाने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग रहा है क्योंकि चीजें मुझे आपकी थियोरेटिकली आप लोगों को कवर अप करवानी भी है जरूरी इसके अंदर में, ताकि आपके दिमाग से आपके दिल से वो मैं पीजीटी फिजिक्स का डर निकाल सकूं। डर निकालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों के भाई, ठीक है जी। अब इसके अंदर में आगे बढ़ते हैं तो a डॉट मेरे पास में इसको मल्टीप्लाई करूं इंटरनली तो a बार प्लस में b बार, यानी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास में, और a का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास में b प्लस में b का कॉम्प्लीमेंट और a का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास में आ गया, और अंदर करेंगे तो b कॉम्प्लीमेंट और मेरे पास में b आ गया। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी को आप देखेंगे कि मेरे पास में जो a बार यहाँ पे क्या था भाई, ये a बार a था, a बार a दोनों मेरे पास में है, a बार a है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं a बार, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जब भी दो चीज मेरे पास में, यानी कि a डॉट a अगर आ रहा है आपके पास में तो आप उसको a लिख सकते हैं, a बार डॉट a आ रहा है आपके पास में तो ये a आप इसको डायरेक्टली ए भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको छोटी छोटी जो आपके जो बेसिक आप लोगों को पढ़ाया था मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर में समझाई हुई चीज़ें, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास में क्या बन गया, ए डॉट बी बन गया, और यहाँ पर आप लोग इसके अंदर में देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में बी बार जो यहाँ पर आया तो ये अपने आप में क्या बन जाता है। देखो, अगर मान लो एक मेरे पास में 1 है तो b यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेरे पास में 0 मिलेगा, ये 0 होती है, ये 1 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो भाई 0 बन जाएगा ना ये। तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या बन जाती है, ये यहाँ पर मेरे पास में 0 बन जाती है। तो यहाँ से आपका ये 0 बन चुका है, और ये क्या बचा मेरे पास में, ये बचा a कॉम्प्लीमेंट और मेरे पास में b का कॉम्प्लीमेंट बच गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, a को निकाल लिया, यहाँ मेरे पास में बचा a, यहाँ पर मेरे पास में 1 बचा, और ये बच गया मेरे पास में b, यहाँ पर बचा a और ये बचा b, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1b, यानी कि इसके अंदर में मैं जोड़ूं 1 प्लस 1 को, 1 प्लस b को भी जोड़ूं तो ये अपने आप में क्या बनेगा, मेरे पास में हमेशा 1 बनेगा। 1 के अंदर में चाहे 0 जोड़ो चाहे 1 जोड़ो इसके अंदर बिट्स के अंदर में, तो ये अपने आप में 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपके पास में a कॉम्प्लीमेंट प्लस में a कॉम्प्लीमेंट और ये मेरे पास में b कॉम्प्लीमेंट। फिर से मैं इसके अंदर में बाहर निकाल लेता हूँ a कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं आपके सोल्व करने के, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। 1 प्लस में b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास में, तो बताया कि 1 के अंदर में जो भी जुड़ेगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और आपके पास में बाहर क्या बचेगा भाई इस क्वेश्चन के अंदर में, जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पर आपके बाहर बचेगा a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। छोटे छोटे रूल्स हैं यार, बस आपको ये डी मॉर्गन वाली ये याद है कि a बार b बार इसके ऊपर में कंप्लीट है, और इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन गया a मेरे पास में डॉट में है तो इसको जोड़ूंगा मैं, प्लस करूंगा, इसको सम अप में लेके जाऊंगा तो b बार इसके ऊपर में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इसमें भी क्या बचा हुआ था मेरे पास में, तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर में जो ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर में यार, पीजीटी लेवल पर डालने का क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों घबरा रहे हो यार इन क्वेश्चंस को देख के। कोई इशू नहीं है भाई, धीरे धीरे चीजें आप लोगों को समझ में आने लगेंगे कि पीजीटी फिजिक्स आसान है, आसान नहीं है, नहीं नहीं भाई आसान है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, ठीक है।
घबराना नहीं है बस, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आपकी एस्टेट हो, बिल्कुल इसी लेवल पे अपनी मस्ती के साथ में पढ़ते चलो फिजिक्स को। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यही सोच के तो आप लोगों ने अपने बीएससी एमएससी के अंदर में लिया था, ठीक है। चलो अब इसके अंदर में देखो, मेरा फिजिक्स जो पढ़ाना है ना वो मेरा पैशन है भाई। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं करंटली गवर्नमेंट जॉब के अंदर में वर्किंग हूँ। अब कहाँ पर, दिल्ली के अंदर में हूँ, मेट्रो सर्विसेज के अंदर में हूँ, तो और इंजीनियरिंग लेवल पर हूँ, मैं सेक्शन इंजीनियर हूँ। तो वो चीज़ें अलग हैं कि भाई मैं वहाँ पर अपना जॉब प्रोफाइल के अंदर में भी हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि एक टीचिंग मेरा पैशन है, बहुत टाइम से मैं इसके अंदर में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मेरे को आती हैं एटलीस्ट आप लोगों को वो मैं कन्वे कर पाऊँ, आप लोगों को चीज़ें समझा सकूँ, ताकि आप लोग भी अपने एक बेटर फ्यूचर की तरफ में मूव कर जाएं। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 96 को लेता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। फिगर्स ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लार्ज मेटल सीट, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में दे रहा है कि कोई लार्ज मेटल सीट है, और ये देख के ना लोग घबरा गए ना, जब 96 क्वेश्चन को देखा तो बड़ी सारी फिगर देखी, अरे यार मेरा तो पेपर ही बहुत खराब आ गया, मेरा पेपर मतलब मैं तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाऊंगा। और आप देखेंगे कि एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है यार, ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन डालते हैं यार स्टेट। फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लार्ज मेटल सीट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है along its surface, इसके सर्फेसिस के साथ में, द करंट इन द स्टिप ऑफ द विड्थ डीएल, यानी कि इसने डीएल विड्थ मेरे पास में दी गई है, इसके डीएल, यहाँ पर आप लोग को जो करंट इसके दी गई है वो इसके अंदर में के डीएल दिया, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मेटल सीट इज गिवन बाय, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास में, चलो इसके अंदर में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट की जो मेरे पास में दी गई वैल्यू, वो मेरे पास में करंट इन द स्टिप ऑफ विड्थ डीएल इज केडीएल, यानी कि करंट जो दिया गया वो केडीएल दिया गया है, इसके अंदर जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो केडीएल कर रहा है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन। अप्रोप्रिएट डायमेंशन घबराने, आपको डराने के लिए इसने दे दिया। अप्रोप्रिएट डायमेंशन का मतलब है कि भाई देखो मेरे को करंट फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्वेश्चन को समझो यार, क्वेश्चन को समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। ये मेरे पास में एम्पियर होती है, और एम्पियर यहाँ पर मुझे इसको बनाना है, ये आई बनाना है मेरे को, तो के की वैल्यू क्या रखूं मैं, ये मेरे पास में लेंथ हो चुकी है, तो आप एम्पियर पर मीटर रख दोगे, और ये मेरे पास में लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास में एम्पियर आ जाएगा ना। तो ये मतलब था इसका एप्रोप्रिएट डायमेंशंस का। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मेटल सीट इज गिवन बाय, ये मेरे पास में अनंत तक इसने दिया, इनफाइनाइट सीट यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरे पास में जो x फ्रॉम द मेटल सीट इज गिवन बाय, तो आप लोगों को जानकारी होगी जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं, कोई भी इनफाइनाइट सीट की बात करते हैं, तो वो हमारे पास में x के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, यानी कि कितनी हाइट पर है उसके ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है मेरे पास में किसके ऊपर में, जो मेरे पास में म्यू यानी कि परमिएबिलिटी है, और साथ ही साथ क्या मेरे पास में जो कांस्टेंट दिया गया यानी कि करंट जो दिया गया उसकी वैल्यूज के ऊपर में डिपेंड करता है, के ऊपर में डिपेंड करता है, कि पर यूनिट लेंथ की भी आप बात कर सकते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है, और डिवाइड बाय 2 जब इसकी पूरी कैलकुलेशन इसके अंदर में करते हैं, यानी कि आई जब मेरे पास में निकल के आएगा, तो हमें जो करंट यहाँ पर मानेंगे के इज कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन इसके अंदर में आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में के की वैल्यू है वो करंट के डायमेंशन के अंदर में हमें इसको पुट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोगों का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मेरे पास में म्यू नोट के डिवाइड बाय 2, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि म्यू नोट आई बाई 2, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई मेरे पास में 2, यहाँ पर जो सीट होती है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कितनी दूरी के ऊपर में बनता है, तो वो दूरी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा इसके अंदर में, और डायरेक्टली उसके अंदर में आप लोग इसका आंसर लगा सकते थे, दैट विल बी इक्वल टू बी म्यू नोट के बाई 2, क्योंकि ये एक्स के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, म्यू नोट के नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइड बाय 2 हम एक सीट के लिए यूज करते हैं। तो यहां से आपका जो आंसर आने वाला था दैट विल बी ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका न्यूक्लियस वगैरह से दिया गया, एटम्स वगैरह से दिया गया है, देखने को तो स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैंने करवाई भी हैं, तो उसके अंदर में डिफेक्ट मास वगैरह निकालने के लिए आप लोग को दिया जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे बड़े ही अच्छे से, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के भाई, ठीक है। चलो, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल फिशन प्रोसेस। फिशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास में कोई एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस एक से ज्यादा के अंदर में टूट जाता है, तो हम बोलते हैं कि फिजन हो रहा है उसके अंदर में, ठीक है जी। वेयर ए टीई यानी कि जो मेरे पास में एटम दिया है इसके अंदर में टीई दिया गया है, जिसका मेरे पास में एटॉमिक नंबर है वो मेरे पास 52 है, एटॉमिक मास इसका 120 है, ठीक है जी। ऊपर जो होता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है, और नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये न्यूक्लियस दिया है, स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल इसके अंदर में टूट गया है ये, और टूटने के बाद में किस किस में बन गया है ये मेरे पास में बना है Fe यानी कि आयरन, Fe जो यहाँ पर यूज किया गया है,
26 और दूसरा ये बनाया मेरे पास में 60, इसका एटॉमिक नंबर ये दिया गया, आइडेंटिकल है तो दोनों ही मेरे पास में ये रहेंगे 26 और ये मेरे पास में 60 रहेगा। चलो जी, अब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर में क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दे रहा है भाई ये कि विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर पार्टिकल, कोई भी इसके अंदर में अदर पार्टिकल नहीं बना है, ना ही कोई इसके अंदर में रेडिएशन बनी है। तो ये बड़ा ही क्लियर कर दिया है कि भाई जो भी होगा यहीं से करना है अपने को, इसके आगे नहीं बढ़ना है। द मास ऑफ दिस इज दिस वन, यानी कि जो मेरे पास में ये एटम दिया 52, जो मेरे पास में एटॉमिक नंबर का दिया गया है, उसका मास मेरे को दे दिया गया है 119904040। देखो कितनी यूनिट तक दिया गया है, और ये इसका यू दे दिया गया है, यानी कि मेरे पास में इसका जो एटॉमिक मास दिया गया है वो इसकी फॉर्मेशन के अंदर में दे दिया गया है। एंड द मास दिस वन, और इनका जो मास मेरे पास में दिया गया है जो एंड द मास ऑफ दिस वन, ये मेरे पास में इसका जो मास दिया गया है कि आयरन या Fe जो मेरे पास में बना है, इसका आयरन मेरे पास में एटॉमिक नंबर मास दिया गया है 59.934078 यूनिट, ये मेरे पास में आ गया। एट द मोमेंट व्हेन द 2 Fe न्यूक्लियाई फॉर्म बट बिफोर दे स्टार्ट मूविंग अवे ड्यू टू कॉलम्स रिपल्सन, हाउ फार अपार्ट आर द 2 Fe न्यूक्लियाई, यानी कि वो पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। तो बेसिकली हम इसके अंदर में जो यूज करते हैं, हमारे पास में एटॉमिक कितना मास डिफेक्ट आया है, अगर मैं उसको डायरेक्टली इसके अंदर में कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरे पास में ये पता लग जाता है कि लगभग वो कितनी दूरी के अंदर में इसके पास में बने होंगे। तो इसका सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं भाई कि कितना मेरा इसके अंदर में मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद में हम इसकी आगे की चीज़ों को और कंटिन्यू कर लेंगे। तो मास डिफेक्ट का मतलब जो मेरे पास में आता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मेरे पास में रिएक्टेंट साइड है और जो मेरे पास में प्रोडक्ट साइड है, यानी कि मेरे पास में ये न्यूक्लियस था वो जो आफ्टर फ्यूजन जो है उनके मास के अंदर में कितना डिफेक्ट आया। तो यहाँ पर मेरे पास में इसका टोटल मास था वो था मेरे पास में 199904040, ये मेरे पास में था। और जब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि दोनों के अंदर से माइनस कर देंगे, तो सेम मास मेरे पास में 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि दो इसके अंदर में टूटे हैं, तो 934078 मेरे पास में आ गया। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों की जो वैल्यूज आएंगी वो मैं आप लोगों को भाई यहाँ पर बता देता हूँ। ये आएंगे मेरे पास में 0.35884, ये इनका क्या आएगा, मेरे पास में मास डिफेक्ट आ जाता है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में, और क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एट द मोमेंट व्हेन द 2 Fe न्यूक्लियाई फॉर्म, जब ये बन चुके हैं, बट बिफोर दे स्टार्ट मूविंग अवे ड्यू टू कूलम्स रिपल्सन, क्योंकि जब ये दोनों बनेंगे तो मेरे पास में कूलम रिपल्सन भी वहां पर होना शुरू हो जाएगा। हाउ फार अपार्ट आर द 2 Fe न्यूक्लियाई, ये पूछ रहा है कि दोनों मेरे पास में न्यूक्लियाई कितनी दूरी पर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है जी।